अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो आज हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो है रीड ओनली मेमोरी। अच्छा, इससे पहले हम काफी कुछ चीजें सीख चुके हैं कि हमने सर्किट कैसे डिजाइन करना है। सब्ट्रैक्टर का सब्ट्रैक्टर में भी हाफ सब्ट्रैक्टर है, फुल सब्ट्रैक्टर है, फिर एडर है, फुल एडर है उसमें, और उसमें हाफ एडर है। फिर हमने इनकोडर डिकोडर सीखा, मल्टीप्लेक्सर सीखा, डीमल्टीप्लेक्सर सीखा इनकोडर के अंदर, और हमने प्रायोरिटी एनकोडर को देखा। तो ये हमने एक चीजें जो सीखी हैं वो ये कि हमने सर्किट कैसे डिजाइन करना। लास्ट टाइम भी मैंने आपके साथ क्लास में डिस्कस किया था कि जब भी आपने कोई सर्किट डिजाइन करना है तो सबसे पहले आपको एक प्रॉब्लम स्टेट होती है कि एक प्रॉब्लम है कि आपने इसको डिजिटलाइज करना है, उसका सर्किट बनाना है। ठीक है, आपको प्रॉब्लम स्टेट होती है, आप उसको कन्वर्ट करते हैं अपने डीएलडी लैंग्वेज के अंदर। मतलब कि आपने उसको करना है कि ये इसका सर्किट कैसे डिजाइन होगा, आप उसके स्टेप्स फिर उसके बाद देखते हैं। मसलन एक आ जाता है कि रोम बनानी है जो आपका डेटा स्टोर कर सके, तो आपके पास वो आ जाता है कि अभी 5 इनपुट्स वाला बना है, 7 इनपुट्स वाला बना है, 8 इनपुट्स वाला बना है। तो उसके हिसाब से आपने सर्किट को क्या करना होता है, डिजाइन करना होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आपने उस प्रॉब्लम को स्टेट करने के बाद उसका जो है वो डीएलडी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद आपने उसका ट्रुथ टेबल बनाना है। ट्रुथ टेबल को आपने उस स्टेटमेंट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के मुताबिक उसके आउटपुट लेके आने हैं। उसकी आउटपुट को, एक आउटपुट है, दो है, तीन है, चार है, जितनी भी उसकी आउटपुट्स बनती हैं उसकी इनपुट के हिसाब से, उसके आपने फिर उसको बूलियन फंक्शंस में कन्वर्ट करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ कार्नोफ मैप, विद द हेल्प ऑफ टेबुलेशन मेथड, और कोई एक ऐसा मेथड भी आप डिवाइस कर सकते हैं जिसको सिंप्लीफाई करने के लिए यूज हो सकता है। फिर आप उसका सर्किट डिजाइन करते हैं, फिर उसकी आप टेस्टिंग करते हैं, देन आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो रीड ओनली मेमोरी है। सबसे पहले तो हम इसको पढ़ेंगे कि रीड ओनली मेमोरी है क्या चीज। एक एक लाइन के ऊपर आपका जो है ना वो कंसंट्रेशन होनी चाहिए। फिर आपको जाके जब हम सर्किट डिजाइन करेंगे तो फिर फायदा होगा। पहला जो आपका स्टेप है वो व्हाट इज रोम। रोम होती क्या है? रीड ओनली मेमोरी इज अ डिवाइस दैट इंक्लूड्स बोथ डिकोडर। इसमें क्या होता है, डिकोडर होते हैं। डिकोडर में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, एंड और गेट्स, और उसके बाद क्या है, आर गेट्स विद इन अ सिंगल आईसी पैकेज। मैं आईसी पैकेजेस, आईसीस को भी आपको पढ़ा चुका हूँ कि आईसीस होते क्या है। डिकोडर पढ़ा चुका हूँ, और गेट्स पढ़ा चुका हूँ। तो इन सब का ये कम्बिनेशन है। ठीक है, ये लास्ट पे मैं इसकी आपको डायग्राम भी दिखाता हूँ। ये इसकी डायग्राम है, इसमें क्या है, ये डिकोडर है। ठीक है, और इसके आगे ये और गेट्स लगे हुए हैं। ठीक है, इसके अंदर फ्यूजेस भी होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं बताऊंगा कि फ्यूजेस होते क्या है और ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी इनपुट्स है, ये इसकी आउटपुट्स है, और इस ये एक डिकोडर है, डिकोडर के अगेंस्ट ये और गेट लगे हुए हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि ये डिकोडर पर मुश्तमिल होती है रोम, और इसके आगे और गेट्स लगे होते हैं। तो ये एक सिंगल पैकेज के अंदर आपको अवेलेबल होती है मार्केट। The ROM is used to implement complex combinational circuits within one IC package or as permanent storage. तो ROM जो है वो एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के लिए डिजाइन होती है, और ये विद इन वन सिंगल आईसी पैकेज के अंदर मुश्तमिल होती है, और ये परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज होती है। और कोई भी बाइनरी इंफॉर्मेशन को अगर हमने परमानेंट स्टोर करना है तो उस मकसद के लिए फिर क्या इस्तेमाल होती है, रोम इस्तेमाल होती है। The binary information must be specified by the designer and is then embedded in the unit to form the required interconnection pattern. ये जरूरी नहीं है कि आपका जो रोम है वो सब रोम एक जैसी होती है, ये आपकी रिक्वायरमेंट पे बनती है। अगर आपने कोई रोम बनानी है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो फिर आप डिजाइनर को अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं, वो आपकी रिक्वायरमेंट्स को डीएलडी की
लैंग्वेज में कन्वर्ट करके फिर उसका सर्किट एम्बेड करता है और फिर आप उसको वो इंटरकनेक्शन पैटर्न उसको आपको बना के देता है। तो ये रोम जो है जरूरी नहीं है कि आप वो इस आईसी के अंदर ही उसको मिले, आप अलहदा से सर्किट डिजाइन करके भी रोम बना सकते हैं। लेकिन ये तो इनिशियल स्टेजेस के ऊपर है ना, जब फिर आप बड़े स्टेजेस पे हो जाते हैं तो फिर बनी बनाई चीजें आपके पास अवेलेबल होती हैं, फिर आप उसको यूज करते हैं। तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो फिर आप को पता होगा कि रोम है क्या। रोम्स कम विद स्पेशल इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस का मैंने पहले भी बता दिया कि इसमें क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं। डिकोडर इस्तेमाल होता है एक, और गेट इस्तेमाल होता है, तो इसके अंदर फ्यूजेस भी लगे होते हैं। दो चीजों के बारे में तो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, डिकोडर और आर गेट्स के। फ्यूजेस जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको फ्यूजेस भी पढ़ाऊंगा। ये फ्यूजेस दैट कैन बी प्रोग्राम फॉर स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इन फ्यूजेस का अक्सर मकसद ये होता है कि हम इनको प्रोग्रामेबल कर सकते हैं। Once the pattern is established, it stays within the unit even power is turned off and on again. अगर जो भी पैटर्न हमने उसमें एस्टेब्लिश कर दिया, स्टोर कर दिया, वो उसी के अंदर सेव रहता है, और फिर अगर पावर ऑफ भी कर दें उसके अंदर, वो सेव रहता है। और अगर पावर ऑन करें तो वो हमें दोबारा भी हासिल हो सकता है। जब हम शुरू में मैंने आपको पहले सेमेस्टर के अंदर बताया, जब कंप्यूटर बेसिक्स पढ़ रहे थे, तो बताया था कि जो मेमोरीज होती हैं दो टू टाइप्स की है। एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं और एक टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइसेस होती है। ठीक है। तो इसके अलावा इससे जो पहले वाला स्टेज था उसमें ये था प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी से मुराद वो मेमोरीज होती हैं जो कंप्यूटर के अंदर जो सीपीयू लगा होता है उसके साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रही होती है। सेकेंडरी वो होती हैं जो प्राइमरी के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रही होती हैं, बट दे कम्युनिकेट विद सीपीयू ऑन सेकंड लेवल। ठीक है। तो कंप्यूटर में जो सीपीयू लगा होता है वो डायरेक्टली किसके साथ बात कर रहा होता है? रैम के साथ, रैंडम एक्सेस मेमोरी के साथ बात कर रहा होता है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब भी आप कोई गेम खेलते हैं या सिस्टम ऑन करते हैं तो जो हार्ड डिस्क के अंदर पड़ी हुई फाइल्स होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, वो लोड होती हैं किसमें? रैम के अंदर। तो इस सारे प्रोसेस को बोलते हैं बूटिंग। बूटिंग। और बूटिंग के अंदर क्या होता है कि आपके जो हार्ड डिस्क के अंदर फाइल्स पड़ी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो लोड होना शुरू हो जाती है किसमें? रैम के अंदर। इस प्रोसेस को बोलते हैं बूटिंग। इससे पहले एक टेस्ट होता है, वो होता है पोस्ट, पीओएसटी, पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो जैसे सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो रोम की मदद से सीपीयू क्या करता है, वो चेक करता है कि तमाम तर इंफॉर्मेशन जो हार्ड वेयर की जो है वो उसमें पड़ी होती है रोम के अंदर। या सीपीयू कितने क्वालिटी का लगा हुआ है, रैम कितनी वॉल्यूम की लगी हुई है, हार्ड डिस्क कितने वॉल्यूम का लगा हुआ है, और मदरबोर्ड के ऊपर और कौन कौन सी डिवाइसेस अटैच हैं, वो कितने मेमोरी साइज है उनका। ठीक है। ये सारी चीजें रोम के अंदर सेव कर दी जाती है। तो रोम स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस देती है, जबकि रैम जो है वो उसको वर्किंग एरिया देती है सीपीयू को काम करने के लिए। रोम जो है वो टेम्परेरी, रैम जो है वो टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस है। जैसे ही स्विच टर्न ऑफ करते हैं उसको, तो वो सारा डेटा लॉस हो जाता है। आपको दोबारा से नए सिरे से सिस्टम को स्टार्ट करना पड़ता है, फिर वो लोड होते हैं, फिर जो जो प्रोग्राम आपने चलाने होते हैं दोबारा से उनको एग्जीक्यूट करते हैं, फिर हो जाते हैं। जबकि रोम में ऐसा नहीं है। रोम में आपका एक दफा जो डेटा सेव हो गया वो सेव है। ठीक है, जब तक एक्सटर्नल सिस्टम के जरिए से उसको डेटा रेज ना किया जाए। ठीक है। उसके बाद वंस द पैटर्न इज स्टेब्लिश, उसके अंदर जो भी हम रोम के अंदर पैटर्न स्टेब्लिश करते हैं वो स्टेब्लिश के अंदर सेव हो जाता है। फिर जैसे पावर ऑन हो, ऑफ हो, उसके अंदर क्या है, वो पैटर्न सेव रहता है। तो इसलिए रोम जो है वो एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। इसकी ब्लॉक डायग्राम आपने याद रखनी है। इसको जो इनपुट है इसकी, ठीक है, एन इनपुट्स हैं। हम देखेंगे कि टू इनपुट्स वाला कैसे रोम कैसे डिजाइन करेंगे, थ्री वाला, फोर वाला, फाइव वाला। तो एक स्टार्ट पे हम करेंगे, उसके बाद फिर उसको
आपको पता चलेगा कि इनपुट्स कितनी है उसकी और आउटपुट कितनी आती है। लेकिन आपने भी याद करना है कि फर्ज कर लें कि n इनपुट्स हैं और उसकी m आउटपुट्स हैं। तो इसको इनपुट्स यहाँ पे है इसकी और आउटपुट इसकी यहाँ पे है। तो ये एरो की शो करता है कि इनपुट है और ये इसकी आउटपुट शो करता है। तो इसका मतलब है कि इसको जो इनपुट्स मिल रही हैं 2 raised power n, 5 इनपुट है, तो इसका मतलब इसको कितनी कॉम्बिनेशन है 32। और m जो है वो हम, चूंकि ये डिकोडर है तो हम खुद उसको डिकोड कर सकते हैं। 32 बिट के अगेंस्ट हम उसको जितनी मर्जी आउटपुट ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये फिर एक स्टैंडर्ड पैटर्न पे हमें चलना पड़ता है। तो ये रोम की जो है ये ब्लॉक डायग्राम है। ये इस पोर्शन के अंदर रोम की ब्लॉक डायग्राम पेपर में आ जाए कैसे बनाना है, तो आपने ये इनपुट शो कर देनी है, आउटपुट शो कर देनी है, फिर आपने ये रोम बतानी। इसमें जो सबसे पहली चीज जो बतानी है कि इनपुट्स कितनी है और उसकी आउटपुट्स कितनी है। तो ये है 32 जो इनपुट्स हैं, ठीक है, और उसके m आउटपुट्स हैं, ये उतनी रैम है। इट कंसिस्ट ऑफ n इनपुट्स लाइन्स, n इनपुट लाइन्स है। तो जब n इनपुट लाइन्स होगी तो उसके ऊपर कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे। मतलब 5 इनपुट लाइन्स हो, यहाँ पे 5 और 3 ये हो गई 4 5। तो आप 32 कॉम्बिनेशन जो है 0 से लेके 31 तक, यानी कि 32 कॉम्बिनेशन जो है इसको इनपुट दे सकते हैं। एंड m आउटपुट, अब चूंकि इसके डिकोडर लगता है तो m आउटपुट डिपेंड करता है कि आपने जब सिस्टम की रिक्वायरमेंट देनी है कि मैंने इस किस्म की रोम बनानी है, इसकी इतनी इनपुट्स होनी चाहिए और इसकी इतनी आउटपुट होनी चाहिए, तो वो फिर डिजाइनर आपको बताएगा कि इनपुट और आउटपुट के दरमियान में क्या इसके अंदर पैटर्न है। तो अब आपने देखना है, चूंकि डिकोडर है तो मैंने पहले डिकोडर में बताया था कि इनपुट्स ज्यादा हो सकती है, आउटपुट इनपुट कम हो सकती है और आउटपुट उससे ज्यादा हो सकती है, ठीक है। उसे कम भी कर सकते हैं क्योंकि डी कोड करना है आपने। ईच बिट कॉम्बिनेशन ऑफ द इनपुट वेरिएबल इज कॉल्ड एड्रेस। पेपर में आपने ये याद रखना है, एक कॉम्बिनेशन 0 से लेकर 31 तक वो उसका एड्रेस होगा, वो उसका क्या होगा, एड्रेस होगा। ये देखें, मैंने एक ये डिजाइन किया हुआ है, एक 5 इनपुट वाला जो है रोम जो है वो कैसे करेगा, उसकी ये 5 इनपुट, ठीक है। तो ये इसके 5 इनपुट्स हैं, तो ये 0 से लेकर 31 तक, 0 से लेकर 31 तक ये हमारे पास इसकी इनपुट्स है। हर इनपुट एक एड्रेस है। मसलन अगर ये वाला एड्रेस दे, ये वाला सारा जिसकी जो है 4 की बाइनरी जो है ये देते हो, तो इसके अगेंस्ट जो फोर्थ नंबर पे हमारे पास वर्ड हमने सेव किया होगा या इंस्ट्रक्शन सेव की होगी, वो क्या होगी, उसके आउटपुट के तौर पर हमें मिलेगी, ठीक है। तो ये 0 से लेकर 31 तक वर्ड्स हैं जो हमें आउटपुट पे मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो मेन टर्म्स है इसकी, ये असल में इसका एड्रेस है, और जो आउटपुट है उसका जो है वर्ड है जो आगे हमें आउटपुट के तौर पर मिलेगा। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आपने ये एड्रेस के बारे में लिखना है, तो आपने ये ब्लॉक डायग्राम बनाना है, साथ बताना है कि ये n इनपुट्स है, ठीक है। तो हर इनपुट का जो एक कॉम्बिनेशन है तो वो क्या कहलाएगा, वो एक एड्रेस कहलाएगा। ईच बिट कॉम्बिनेशन दैट कम्स आउट ऑफ द आउटपुट लाइन इज कॉल्ड अ वर्ड। तो आउटपुट के तौर पर हमें जो चीज मिलेगी, यहाँ पे सिंगल एक एरो शो किया गया, हो सकता है इसके ज्यादा हो। ये 5 के लिए 32 बिट्स जो है ना आउटपुट आ सकती है, इनपुट्स 5 है और ये 32 तक इसकी आउटपुट आ सकती है। The number of bits per word is equal to the number of output lines n। जो नंबर ऑफ बिट्स पर वर्ड है, ठीक है, वो क्या है, नंबर ऑफ बिट्स पर वर्ड, एक वर्ड में कितनी बिट्स है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस, वो किसके बराबर होता है, यानी कि आपका वर्ड जो है वो 32 बिट्स पर मुश्तमिल हो सकता है। An address is essentially a binary number that denotes one of the minterm of n variables। जो एड्रेस है ना असल में वो मिन टर्म है। जीरो मिन टर्म का कोड जो होगा वो 5 दफा जीरो, अगर हम 5 इनपुट्स वाले की बात करते हैं। अच्छा, अभी इसमें ये चीजें आपने
क्लियर हो गई आपको कि ब्लॉक डायग्राम क्या है और एड्रेस क्या चीज होती है, वर्ड क्या होता है, वर्ड और एड्रेस के दरमियान में रिलेशन क्या है। अब हम नेक्स्ट जाते हैं स्ट्रक्चर डिटेल्स ऑफ रोम ब्लॉक डायग्राम। ये जो रोम की ब्लॉक डायग्राम, इसकी स्ट्रक्चर डिटेल थोड़ी सी पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एड्रेस पॉसिबल विद इन द इनपुट वेरिएबल इज 2 रेज पावर n, 2 रेज पावर n। मिसाल के नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एड्रेस, अब 5 इनपुट है, मतलब ये कितने इनपुट्स हैं, n इनपुट्स, तो हम फर्ज कर लेते हैं 5 इनपुट्स है, तो जो उसके जो मैक्सिमम एड्रेस बनेंगे वो कितने बनेंगे, एड्रेस कितने पॉसिबल बनेंगे, तो 2 रेज पावर 5 कितना आएगा, 32। तो 32 एड्रेस बनेंगे। तो अगर इनपुट्स जो है 16 होंगे तो कितने बनेंगे, 32 इनपुट्स होंगी तो फिर उसके कितने एड्रेसेस बनेंगे, तो वो रोम जिसके नंबर ऑफ एड्रेसेस ज्यादा होते हैं उसको इनपुट ज्यादा मिल सकती है और उसकी आउटपुट भी उसी हिसाब से बनेगी। एन आउटपुट वर्ड कैन बी सिलेक्टेड बाय अ यूनिक एड्रेस। ये मैंने लास्ट वाली अभी आपको एक ब्लॉक डायग्राम दिखाई थी, टेबल ट्रुथ टेबल जो बना हुआ था, उसमें बताया अगर मिन टर्म 3 है तो मिन टर्म 3 जो है उसका क्या बनेगा, 2 जीरो लिख देते हैं, 3 0 1 1। तो ये एक इनपुट है 3 की, जो ये बाइनरी बनेगी। इसके अगेंस्ट जो है क्या होगा, द आउटपुट कैन बी सिलेक्टेड बाय यूनिक एड्रेस। अब इसके अगेंस्ट हम कोई भी एक वर्ड जो है ना आउटपुट के तौर पर दे सकते हैं जो 32 बिट पर मुश्तमिल हो सकता है। There are 2 raised power n input distinct words that are set to be stored in the unit। तो उस ब्लॉक डायग्राम के अंदर हम 32 बिट्स जो है वो स्टोर कर, 5 इनपुट्स है और 32 बिट, 32 एड्रेसेस इसके अंदर सेव हो सकते हैं और हर के अगेंस्ट एक वर्ड सेव हो जाएगा। The word available on the output lines at given times depends the address value applied to the input lines। तो जो वर्ड अवेलेबल होते हैं वो आउटपुट लाइंस के हिसाब से डिपेंड करते हैं और एड्रेस की जो वैल्यू है वो इनपुट लाइंस के ऊपर डिपेंड करती है। A ROM is characterized by the number of 2 raised power n and the number of bits per word m। तो ये इनपुट्स जो है वो 2 रेज पावर n कॉम्बिनेशन बनेंगे और आउटपुट जो होगी बिट्स पर वर्ड m में। तो जितने m की वर्ड जो है वो बिट्स पर m वर्ड पर, सॉरी, जो उसकी आउटपुट है वो क्या होगी, नंबर ऑफ बिट्स पर वर्ड m। ठीक है, तो वर्ड m जो है उसके ऊपर डिपेंड करेगी, अगर 5 है तो 32 बिट तक वो जा सकता है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक है कंसीडर 32 मल्टीप्लाई बाय 8। तो इसका क्या मतलब, यूनिट कंसीडर 32 वर्ड्स, 32 वर्ड्स का मतलब उसकी इनपुट्स कितनी होगी, 5। 32 से मुराद क्या है, 2 रेज पावर n इज इक्वल टू 32 हो। ठीक है, n की वैल्यू कितनी निकलेगी, 5 निकलेगी। ठीक है, इधर 5 होगा तो ये 32 के बराबर होगा। ऑफ 8 बिट ईच, और आउटपुट क्या आ गया, उसमें वर्ड कितने पे मुश्तमिल है, 8 बिट ईच के ऊपर मुश्तमिल है। दिस मींस दैट द 8 आउटपुट लाइंस एंड दैट आर 32 डिस्टिंक्ट वर्ड स्टोर इन द यूनिट। तो 32 वर्ड इसमें स्टोर होंगे और हर वर्ड 8 बिट पर मुश्तमिल होगा। ठीक है, तो जो वर्ड जो m है वो 8 है, तो इट मींस जो वर्ड का साइज होगा वो कितना होगा, वो 8 बिट पर मुश्तमिल होगा। The particular word selected that is presently available on the output line is determined by the 5 inputs। जिस वर्ड को भी, वो जो 32 बिट 32 वर्ड इसके अंदर सेव है, हर वर्ड का जो साइज है वो 8 बिट है। ठीक है, तो इस 32 में से ये 32 वर्ड्स पड़े हुए हैं 0 से लेके 31 एड्रेसेस के ऊपर। तो जो सा भी सिलेक्ट करना है वो कॉम्बिनेशन हमें ये बताएगी। अगर अगर हमारे पास ये मिन टर्म 12 है तो उसके अगेंस्ट वर्ड नंबर 12 सेलेक्ट होगा और ये 12 नंबर वर्ड जो है ये भी 8 बिट पर मुश्तमिल होगा। ये 8 बिट वर्ड है हमारे पास। देयर आर ओनली 5 इनपुट्स in a 32 into 8 ROM
ये अब रोम का साइज बता दिया उसने कि 32 से मुराद है तो 5 इनपुट्स होंगे और इसमें कितने वर्ड स्टोर होंगे, ये वर्ड है और ये आउटपुट के ऊपर कितने बिट होंगे। 32 बिट का 32 वर्ड्स होंगे और हर वर्ड 8 बिट पर मुश्तमिल होगा। अब स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ रोम ब्लॉक डायग्राम, इसमें मैंने आपको बताया है ये सारी डिटेल जो है इसके अंदर कि आपके पास अगर ये इनपुट एड्रेसेस 3 दफा 5 दफा 1 है तो ये एड्रेस नंबर 31 सिलेक्टेड होगा, तो वर्ड नंबर 31 सिलेक्ट होगा और ये 8 बिट पर मुश्तमिल होगा। ठीक है, तो इसमें यही चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसमें दी 5 इनपुट वेरिएबल्स आर डिकोडेड इनटू 32 लाइन्स। अब 5 इनपुट्स जो आपको मिली है तो हर इनपुट 32 लाइन्स में कन्वर्ट हो जाती है और उसके आगे फिर कितने एंड गेट लगेंगे, एंड गेट्स एंड 5 इन्वर्टर, उसके आगे 32 लगेंगे लाइन्स का, वो डिकोड करेगा उसको, उसके आगे 5 इन्वर्टर्स लगेंगे। ये इन्वर्टर्स कैसे लगेंगे मैं आपको बता देता हूँ, इससे पहले हम डिकोडर पढ़ चुके हैं, ये 3 to 8 वाला। तो देखिए अगर 3 इनपुट्स होंगी तो डिकोडर की मैक्सिमम जो है आउटपुट कितनी होगी, 8, ये 8 आउटपुट्स होंगी। तो इसका मतलब है जब 32 आउटपुट होगी तो इनपुट्स कितनी होगी, 5, तो 5 ही इसके ऊपर नॉट गेट लगेंगे। तीन पहले लगे हुए हैं, 2 ये लग जाएंगे, तो आउटपुट भी कितनी होगी, 32 हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि डिकोडर के अंदर इनपुट्स कितनी है, 3 है तो आउटपुट 8 है, इनपुट 4 है तो आउटपुट 16 है, इनपुट 5 है तो आउटपुट कितनी है, 32 है। तो जब ये लगेंगी तो ये 3 इनपुट है तो ऐड गेट कितने लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐड गेट कितने लगेंगे डिकोडर के अंदर, 3 इनपुट के हिसाब से 8 ऐड गेट लगेंगे और 3 ही नॉट गेट लगेंगे, इन्वर्टर्स बोलते हैं उनको। ठीक है, तो अभी रोम का मैंने आपको बताया कि रोम का जब भी आपके पास आएगा साइज आएगा तो आप ऊपर से ही बता सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे रोम का ये साइज है जिसका मतलब है 32 वर्ड इसमें स्टोर है, इसमें 32 वर्ड आएंगे, हर वर्ड का साइज कितना, 8 बिट पर होता है, तो ये रोम ये जाहिर करती है। ये 32 मल्टीप्लाई बाय 8 रोम से मुराद ये है कि 32 इसके अंदर वर्ड स्टोर है और हर वर्ड 8 बिट पर मुश्तमिल है। इस 32 को जब आप इसमें कन्वर्ट कर देते हैं तो n जो है वो कितना निकलेगा, 5 निकलेगा, तो 5 इनपुट्स होगी। ठीक है, और इसकी आउटपुट कितनी होगी, 8 बिट पर मुश्तमिल होगी। अब internal the ROM is combinational circuit with and gates and connected as a decoder a number of OR gates. इसमें एंड गेट भी लगे होते हैं, आपको मैंने डिकोडर बताया, डिकोडर में एंड गेट लगे होते हैं। ये हमारा रोम है, ये रोम का हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है और ये डिकोडर का बना हुआ है, ये डिकोडर है। ठीक है, आपको 5.8 फिगर से इसको दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम 32 वाले की एग्जांपल चूंकि चल रही है, 32 इंटू ये वाले इसकी एग्जांपल चल रही है, तो इसका मतलब है हम इसी के ऊपर इसी को लेके चलेंगे, तो इसके अंदर एंड गेट भी इस्तेमाल होंगे डिकोडर के अंदर और इसके अंदर इन्वर्टर भी यूज होंगे। तो 2 रेज पावर 5 का मतलब है कि उसके अंदर 5 जो है इन्वर्टर लगेंगे। ठीक है, और इसके 32 एंड गेट्स लगेंगे। क्लियर हो गया, तो the 5 input variables are decoded into 32 lines by means of 32 AND gates and 5 inverters. इस लाइन की आपको समझ लगनी चाहिए कि अगर हमने एक डिकोडर बनाया है जो 5 इनपुट्स लेता है और उसको कन्वर्ट करता है 32 बिट लाइन्स के अंदर, तो इसका मतलब है उसके अंदर 5 ही इन्वर्टर लगेंगे और 32 एंड गेट लगेंगे। Each output of the decoder represents one of the min terms of function of variable.
कोई भी एक आउटपुट जो है वो असल में उस मिन टर्म को शो कर रहे हैं। Each one of the 32 addresses selects one and only one output from the decoder. तो डिकोडर के अंदर क्या होता है कि एक इनपुट होती है और उसके अगेंस्ट 32 में से कोई एक सिलेक्ट होकर उसकी आउटपुट आए। ये address is a 5-bit number applied to the inputs and the selected minterms out of the decoder is the one marked with the equivalent decimal numbers. ठीक है, इसमें आपने ये याद रखना है कि एड्रेस इज अ 5-bit नंबर। ये कितना है? 5-bit नंबर है। अप्लाई टू द इनपुट्स, वो इनपुट पर लगाया जाता है, एंड द सिलेक्टेड मिन टर्म आउट ऑफ द डिकोडर, और डिकोडर में से वो आउटपुट आ जाती है। ठीक है, इज द वन मार्क्ड विद द इक्विवेलेंट विद द डेसिमल नंबर। वो यूं समझे कि डेसिमल नंबर ही है, जैसे यहाँ पे मैंने ये बताया ये डेसिमल नंबर ही है ना। ठीक है, ये मिन टर्म नंबर इतना है, तो ये असल में इस डेसिमल नंबर की बाइनरी है। तो इनमें से कोई एक सिलेक्ट करे, ये वाला सिलेक्ट करे तो इसके अगेंस्ट है ये वाला नंबर है, डेसिमल नंबर है, तो इसकी आउटपुट जो है एक ऐसा वर्ड होगा जो इस एड्रेस पे पड़ा होगा और वो 8 बिट पर मुश्तमिल होगा और जिसकी वो आउटपुट आएगी। इसमें थोड़ा सा कंपैरिजन मैंने दिखाया है कि अगर आपको डिकोडर आता होगा, डिकोडर की समझ होगी, तो फिर आप इस नेक्स्ट लेवल पे आएंगे कि आप रोम की तरफ रोम को डिजाइन करना सीखेंगे। क्योंकि इसमें एक और चीज रहती है, वो फ्यूजेस है, इलेक्ट्रिकल फ्यूजेस है। ये मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं समझाऊंगा। तो ये 2-3 चीजें आपने याद रखनी है। रोम होती क्या है, इसकी इनपुट्स क्या है, इसका साइज क्या है, इसकी आउटपुट कितनी होगी, इसमें कितने वर्ड स्टोर होंगे, हर वर्ड का एड्रेस क्या है, वो एड्रेस क्या चीज होती है, आउटपुट पे वर्ड जो आते हैं वो किस तरह आ जाते हैं। ठीक है, डिकोडर की समझ होगी तो फिर आपको ये इस रोम की भी समझ होगी। ठीक है, तो मैं अभी डिस्क्रिप्शन के अंदर जो मैंने डिकोडर आपको समझाया है उसका भी लिंक डाल दूंगा, और एक दो और किसी के लेक्चर्स का लिंक भी इसमें, ताकि आप डिकोडर को अच्छे तरीके से समझे, ताकि आपको रोम की अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो इसमें जितनी भी अभी ये इंग्लिश लिखी हुई है इसमें मैं पहले ऑलरेडी समझा चुका हूँ। 32 आउटपुट्स ऑफ द डिकोडर आर कनेक्टेड थ्रू फ्यूजेस। अगर इसमें देखें तो ये फ्यूजेस के साथ इसको अटैच किया गया है। ये एक डिकोडर है जिसकी 5 इनपुट्स है। ठीक है, और इसकी 32 आउटपुट्स है, और इसको फिर और गेट्स के साथ लगा दिया गया है। फिर इसके अंदर जो है ये फ्यूजेस लगा दिए, इसमें 128 फ्यूजेस लगे हैं। कितने? 128 फ्यूजेस लगे। 32 इसकी आउटपुट है, 32 इसकी इस डिकोडर की 32 आउटपुट है। और हमने उसको फिर क्या किया है, आगे फ्यूजेस कितने लगाने हैं, वो चूंकि ये 5 इनपुट है तो इसको आपने 5 के साथ क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो अगर आपने इसका क्या नाम लेते हैं 8 बिट का करना है तो फिर 8 के हिसाब से। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ फ्यूजेस निकालने के लिए खास मेथड है। ठीक है, ये पैटर्न जो है आपने, ये पैटर्न मैं बता रहा हूँ, mesela ये 32 है तो इसके आगे 4 गेट और गेट लगे तो इसको 5 लगाएंगे तो फिर फ्यूजेस जो है बढ़ते जाएंगे, 4 लगाएंगे तो फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 बार 8 और 4 3 बार 12, तो 128 फ्यूजेस लगेंगे इसके अंदर। तो ये फ्यूजेस का जो लेक्चर है फिर नेक्स्ट उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये फ्यूजेस कैसे आप इसको कंट्रीब्यूट करेंगे। Only 4 these fuses are shown in diagram। इसमें सिर्फ अभी डायग्राम में आपको 4 दिखाया गया। अगर आप ये 32 बिट का बनाएंगे तो ये आपको 132 आउटपुट के हिसाब से लगाएंगे तो कितने 128 फ्यूजेस लगेंगे इसके ऊपर, क्योंकि आपके आर गेट कितने लग रहे हैं, 4 आर गेट लग 32। Each input goes through a fuse that can be blown as desired। The ROM has two level is a two level implementation। ROM की कितनी 2 लेवल है। पहले है इन सम ऑफ मिन टर्म्स, पहले इसको मिन टर्म्स में कन्वर्ट किया है। इसमें देखें तो ये पहले मिन टर्म्स है, इसको कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद इट सम ऑफ मिन टर्म्स फॉर्म्स, उसके बाद फिर आगे और गेट लगाया गया।
इट डज नॉट हैव टू बी एंड और इम्प्लीमेंटेशन, इसकी आप एंड और इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं कर लिया आपने वो, फिर बाद में बताऊंगा कि इसकी वजह क्या है। पहले आपको अगर वो लैंड वाला लैंड एप्लीकेशन में कन्वर्ट करना है तो दूसरे चैप्टर के आखिर पर है, वो आपको समझ लगेगी, तो फिर इन चीज़ों की भी आपको आस्ते आस्ते समझ लगेगी। लेकिन अभी आपने ये सिंपल ब्रेन में रखना है कि जो रोम है उसका जो स्ट्रक्चर है वो उसको एंड और में कन्वर्ट आपने नहीं करना। बट इफ इट कैन बी एनी अदर पॉसिबल टू लेवल मिन टर्म्स इंटरप्रेट, लेकिन इसको आप किसी और दो मिन टर्म्स लेवल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रोम्स एप्लीकेशन कि रोम कहाँ कहाँ पे यूज होती है। ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होती है, ये सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होती है, स्टोरिंग फॉल्स लेजर प्रिंटर्स में यूज होती है, स्टोरिंग साउंड डेटा इन इलेक्ट्रिकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स में इस्तेमाल होती है। तो रोम्स की बहुत सारी एप्लीकेशन है जहाँ जहाँ पे ये इस्तेमाल हो सकती है डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर। Their use for implementing complex combinational circuit is just one of these applications. तो रोम इसकी अपनी बजाते खुद एक एग्जांपल है, ये सर्किट रोम के अंदर हम इस्तेमाल कर रहे हैं कंप्यूटर। अदर uses of ROMs are presented in other parts of the book। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर ये रोम है। तो मैंने बताया कि अगर किसी बच्चे को डिजिटल कन्वर्जन नहीं आती तो वो नेक्स्ट स्टेप पे जा नहीं सकता। अगर डिजिटल कन्वर्जन आती है तो उसको बूलियन फंक्शन बनाने नहीं आते, वो नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा सकता। अगर बूलियन फंक्शन बनाने आते हैं उसको कार्नोव मैप के जरिए या जो टेबुलेशन मेथड के जरिए उसको सिंप्लीफाई करना नहीं आता, नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा सकता, सर्किट डिजाइन नहीं कर सकता। तो हर स्टेप जो है पिछले स्टेप से जो है वो जुड़ा हुआ है। एक लड़ी टूट गई तो समझ ले आपको कोई भी चीज समझ नहीं लगे। तो ये फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ पे आपको लेके आया। अब आप सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। अब आप प्रॉब्लम स्टेटेड प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर सकते हैं एक सर्किट के अंदर। अच्छा, अब आपने ये चीजें बेटा याद रखनी है, पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि रोम्स की एप्लीकेशन क्या है, तो आपको ये वाला लिख देना। ठीक है, ये तो चूंकि बुक के अंदर लिखा हुआ था कि बुक के दूसरे चैप्टर में, ये तो आप पेपर में नहीं लिखेंगे। हाँ, इसकी पहली एप्लीकेशन ये खुद रोम अपनी एक एप्लीकेशन है। ठीक है, इसके अलावा ये तीन चार और एप्लीकेशन है। नेट से भी आप ढूंढ सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये इसकी यूज होती है। तो अभी ये लेक्चर खत्म होता है, ये सिंपल किसके बारे में था, रोम के बारे में था। रोम है क्या, इसकी ब्लॉक डायग्राम क्या है, इसकी इनपुट्स क्या होती है, एड्रेसेस क्या होते हैं, ये सारी चीजें मैंने बताई हैं। इसमें फ्यूजेस का बताया आपको, इसमें मैंने बताया कि इसके फ्यूजेस कितने लगेंगे, इसके आगे और गेट कितने लगे हैं, एंड गेट कितने लगेंगे, इन्वर्टर्स कितने लगेंगे, ये सारी चीजें आपने इसके अंदर सीख ली है। क्लियर हो गया? अभी कोई क्वेश्चन हो तो आपने इसमें लास्ट में मुझसे पूछना है, कमेंट्स में लास्ट में पूछा करा।